आज के इस पाइथन के वीडियो में हम आपको अलग अलग तरीके के स्ट्रिंग फंक्शंस जो इनबिल्ट हैं उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं उनको पूरी तरह से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डेवलपर टेक्नोलॉजीज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए कंप्यूटर प्रोफेशनल लेक्चर्स के लिए। हमारे पास ए एक वेरिएबल है और उसके अंदर हमने एक नाम डाला है अमित। अब हम प्रिंट कराते हुए एक पहला फंक्शन जो सीख रहे हैं वो है इज एलएनएम फंक्शन। इज ALNUM फंक्शन। ये फंक्शन से हम ये चेक करेंगे कि जो ए वेरिएबल है उसके अंदर जो कंटेंट है क्या वो अकेला अल्फाबेट है या फिर नंबर है। अगर इसमें केवल और केवल अल्फाबेट्स हुए तब भी ट्रू देगा। अगर इसमें अकेले डिजिट्स हुए तब भी ट्रू देगा। अगर इसके अंदर अल्फाबेट और डिजिट दोनों इकट्ठे हुए तब भी ट्रू देगा। लेकिन और किसी केस में अगर इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहा है स्पेस वगैरह तो उसमें ये फॉल्स देगा। तो चलिए एक बार इसको चला के देखते हैं। तो जब हमने इस प्रोग्राम को चलाया तो ये फाइल सेव करने के लिए कह रहा है। हमने फाइल सेव करी तो देखिए आंसर यहां क्या आ रहा है, ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि इसके अंदर जो वैल्यूज है ए के अंदर वो सारी की सारी अल्फाबेट हैं यानी या डिजिट है। इनमें से कोई भी एक स्टेट होगी तो ये ट्रू देगा। अभी अगर आप देखें तो ये आंसर जो देता है ये बुलियन फॉर्म में देता है यानी ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देता है। यानी ए के साथ जब हम इस एलएनएम फंक्शन लगाएंगे तो आंसर या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। अब मान लीजिए मैं अमित के आगे एक थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देता हूं और फिर इसको चलाता हूं तो अब आप देखिए आंसर फॉल्स हो गया है। यह आंसर फॉल्स इसलिए हो गया है कि इसके अंदर अल्फाबेट्स तो है ही है लेकिन स्पेशल कैरेक्टर भी हैं। तो उसके चक्कर में इसने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है कि इसके अंदर अल्फाबेट ही है और आंसर फॉल्स प्रोड्यूस किया है। अगर मैं इसके अंदर स्पेस हटा देता हूं और कोई नंबर डाल देता हूं अब चलाता हूं तब आप देखिए आंसर ट्रू ही आ रहा है क्योंकि एक स्ट्रिंग में प्योरली या तो अल्फाबेट होने चाहिए या नंबर होने चाहिए या अल्फाबेट और नंबर दोनों होने चाहिए। अब अगर मैं अकेला इसमें नंबर डाल दूं और चेक करूं तो देखिए आंसर अभी भी ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें स्पेस डाल दूं अब तो देखिए आंसर फिर फॉल्स हो गया है। अब मैं कोई नाम डाल देता हूं फिर आंसर फॉल्स हो गया है क्योंकि हमने बीच में स्पेस लगा दिया है। अब अगर मैं इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दूं जैसे क्वेश्चन मार्क वगैरह तब भी आंसर फॉल्स आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर इस एलएनएम फंक्शन से हम चेक करते हैं तो केवल जो स्ट्रिंग है अगर उसके अंदर प्योरली अल्फाबेट और नंबर दो ही चीजें हैं तब आंसर ट्रू आएगा। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई स्पेस शुरुआत में है या लास्ट में है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो ये सबसे पहला फंक्शन है जिसके बारे में हमने आपको बताया है कि इफ एलएनएम फंक्शन क्या काम करता है। यानी ये अल्फाबेट और नंबर दोनों को चेक कर रहा है। अगर अकेले अल्फाबेट होंगे तब भी ट्रू आएगा और अगर केवल नंबर होंगे तब भी ट्रू आएगा और अल्फाबेट और नंबर दोनों होंगे तब भी ट्रू आएगा। लेकिन अगर बीच में कहीं कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहा है तब आंसर फॉल्स आएगा। अगर आप तब क्या जब आपको केवल ए में अल्फाबेट्स के लिए ही चेक करना हो लेकिन नंबर्स के लिए नहीं तो इसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं इफ अल्फा। इफ अल्फा फंक्शन से केवल हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर ए में केवल और केवल अल्फाबेट्स हुए तो आंसर ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए आंसर ट्रू आ रहा है क्योंकि ए में इसका मतलब अल्फाबेट ही है। अगर मैं इसमें कोई भी एक नंबर भी लगा दूंगा तब भी आंसर फॉल्स प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं सारे नंबर कर दूंगा तब भी आंसर फॉल्स प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं कोई एक अल्फाबेट लगाऊंगा तब आंसर ये ट्रू देगा। यानी इफ एलएनएम फंक्शन केवल और केवल अल्फाबेट को चेक करने के लिए है। इसके अलावा एक और फंक्शन जो हम आपको सिखा रहे हैं वो है इफ डिजिट फंक्शन। तो ये केवल जैसे इफ अल्फा फंक्शन केवल और केवल अल्फाबेट चेक करता है, इफ डिजिट फंक्शन केवल और केवल डिजिट चेक करने के लिए है। अगर मैं यहां पे कोई नाम लिख के चलाऊंगा तो आंसर फॉल्स आएगा ये देखिए। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको हटा के केवल और केवल कोई नंबर लिखूंगा तब आंसर ट्रू आएगा। चलाते हैं इस प्रोग्राम को तो देखिए ट्रू आ रहा है। अगर मैं नंबर भी ऐड कर दूंगा इसके साथ नंबर के साथ सॉरी अल्फाबेट्स भी ऐड कर देंगे तब भी आंसर फॉल्स आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमने इफ एलएनएम फंक्शन सीखा था तो उसके अंदर अगर अल्फाबेट और नंबर दोनों थे तब आंसर ट्रू आ रहा था। इफ अल्फा में केवल अल्फाबेट अंदर होंगे तो ट्रू आएगा और इफ डिजिट में अगर अकेला नंबर है तब आंसर ट्रू आएगा। तो ये सारे के सारे जितने फंक्शन हम कर रहे हैं ये बुलियन फंक्शन है।
अब हम एक चौथे फंक्शन की तरफ आ रहे हैं, जिस फंक्शन का नाम है इज लोअर। इज लोअर फंक्शन लोअर केस को चेक करेगा। अगर मान लीजिए यहां पर मैंने कोई स्मॉल लेटर्स लिखा, कोई सब कुछ, तो आंसर क्या आ रहा है, देखिए ट्रू आ रहा है, क्योंकि सारे ए बी सी छोटे में लिखा है। अगर इसमें हमने कोई भी एक बड़ा लिख दिया लेटर, तो आंसर फॉल्स हो गया। यानी ये बता रहा है कि ए के अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो सारे अगर लोअर केस में हुए तो ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें हमें कभी चेक करना पड़ जाए कि ए में सारे लेटर्स या किसी वेरिएबल में कोई लेटर या सारे लेटर छोटे लेटर्स में है, तो हम इज लोअर फंक्शन यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हम इसके साथ में यहां पर कैपिटल लेटर का चेक करना चाहें, यहां डाल के देखिए चलाएं, तो ये आंसर फॉल्स दे रहा है। लेकिन अगर तब क्या, जब हमें केवल कैपिटल चेक करने हैं, तो उसके लिए भी एक फंक्शन है, उसके लिए फंक्शन है इज अपर। इज अपर, आप ध्यान दीजिए, इसके लिए हमने ऊपर कुछ भी फाइल इंपोर्ट नहीं करी है, ये डायरेक्ट सपोर्ट करता है पाइथन के अंदर उसकी लाइब्रेरी से। तो ये ट्रू आ रहा है। तो इज अपर जो है केवल और केवल अपर लेटर के लिए चेक करेगा। अगर इसमें मैं कोई भी एक छोटा लेटर डाल दूंगा, कोई भी छोटा, तो ये आंसर फॉल्स दे देगा। यानी प्योरली और प्योरली वही चीज होनी चाहिए। अगर प्योरली प्योरली सारे ए के अंदर कैपिटल लेटर होंगे तब आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन और होता है इज स्पेस फंक्शन। इस स्पेस फंक्शन अगेन बुलियन फंक्शन है। जितने भी फंक्शन अभी हमने पढ़ाए हैं सारे आंसर आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स की कैटेगरी में दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये बुलियन फंक्शन है, यानी आंसर ट्रू और फॉल्स देंगे। अगर हम अब बात कर रहे हैं इस स्पेस के बारे में, तो इस स्पेस फंक्शन स्पेस देखने के लिए है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने कुछ लिखा और उसमें स्पेस दे दिया और तो ये आंसर ट्रू देगा, तब भी ये फॉल्स देगा। स्पेस मतलब अकेला स्पेस होना चाहिए, जैसे अब दिया है, तो देखिए आंसर ट्रू आ रहा है। अब स्पेस एक हो या दो हो या तीन हो या 10 हो, अगर स्पेस है तो ये आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स देगा। अब हमारे पास एक और फंक्शन है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिखा है पाइथन, लेट अस से प्रोग्रामिंग। हमने एक वेरिएबल लिया और उसमें एक शब्द डाला है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम इस ए वेरिएबल में चेक करना चाहते हैं एंड विद, यानी ए के अंदर जो वैल्यू है, जो सेंटेंस है, क्या वो प्रोग्रामिंग शब्द से एंड हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो ये आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो देखिए ये ट्रू दे रहा है क्योंकि इसमें जो ए में हमने डाला है वो प्रोग्रामिंग शब्द से एंड हो रहा है। अगर मैं यहां लिख दूं पाइथन प्रोग्रामिंग इज अ गुड लैंग्वेज, इस तरीके से, अब मैं इसको चलाता हूं, तो आप देखिए तो ये आंसर फॉल्स दे रहा है क्योंकि सेंटेंस चेंज हो गया है और उसमें लास्ट कैरेक्टर लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग। अगर मैं इसको यहां से कॉपी करके आपको दिखाने के लिए यहां पे पेस्ट कर दूं और अब चलाएं, तो आंसर फिर ट्रू आ गया है। यानी किसी सेंटेंस का लास्ट कैरेक्टर अगर आपको ढूंढना है कि वही स्ट्रिंग उसी चीज से एंड हो रही है या नहीं हो रही, तब आप ये यूज कर सकते हैं एंड विद फंक्शन। इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन और होता है जिसको हम कहते हैं स्टार्ट विद फंक्शन। अगर मैं यहां पर स्टार्टिंग लेटर चेक करना चाहता हूं कि सेंटेंस क्या पाइथन से शुरू हो रहा है ये ए में, तो हम स्टार्ट विद फंक्शन यूज कर सकते हैं। हमने थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी थी, स्टार्ट विद लिखना है, इसलिए एरर आ गया था। तो देखिए आंसर अब ट्रू आ गया है। ठीक है, तो स्टार्ट विद फंक्शन से हम पहला लेटर जो है, पहला शब्द जो है उसको चेक कर सकते हैं कि स्ट्रिंग हमारी उसी से चालू हो रही है या नहीं हो रही है। अगर अब मान लीजिए मैं पाइथन की जगह पे कोई और शब्द लिख के उसको ढूंढता, तो वो कहता फॉल्स कि वो इससे स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ये इनबिल्ट फंक्शंस का बहुत अच्छा यूज है। अब हम जो अगले फंक्शन की बात करेंगे वो है फाइंड फंक्शन। हमने पहला करेक्टर को आइडेंटिफाई करना सीखा स्टार्ट विद फंक्शन से, लास्ट जो वर्ड है उसको ढूंढना सीखा एंड विद फंक्शन से। अब हम एक सेंटेंस के अंदर कोई चीज ढूंढेंगे, अगर वो मिल गई तो ये आंसर ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। इफ शब्द ढूंढना है ए के अंदर, ए के अंदर इफ शब्द ढूंढना है, तो देखिए ए इफ शब्द कह रहा है वो 19 पोजीशन पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो ये पोजीशन बताएगा कि इफ कौन सी पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है।
थोड़ा और आपको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे पहला लेटर लिख देता हूँ पाइथन। तो देखिए ये क्या कह रहा है, जीरो, यानी जो पी है ये जीरो पोजिशन पे है। ऐसे 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग स्पेस 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसलिए जब हम इफ ढूंढ रहे थे तो वो 19 दिखा रहा था, क्योंकि पहला लेटर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप अब ये इसलिए इफ लगाया कैपिटल लेटर्स में तो ये -1 दे रहा है, -1 का मतलब फाउंड नहीं हुआ। अगर मैं इफ छोटे में लिखूंगा, सॉरी इफ स्मॉल में लिख के चलाऊंगा, तो यहाँ देखिए आंसर आ रहा है 19, यानी 19 पोजीशन पर पड़ा हुआ है। तो आपको पता ही है कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर कोई चीज बड़े में लिखी है तो वो बड़े में यूज होगी, अगर कोई छोटे में लिखी है तो वो स्मॉल लेटर्स में ही यूज की जा सकती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि मान लीजिए आप फाइंड फंक्शन का यूज करते हैं और इसके अंदर ओ ढूंढते हैं। तो देखिए आंसर के रूप में यहां पर वैल्यू आ रही है 4। ये 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब ये है जैसे एक ओ यहां पर है, दूसरा ओ यहां है, ऐसे ही इसमें बहुत सारे ओ और जगहों पे हैं। लेकिन जो सबसे स्टार्टिंग वाला ओ है, यानी सबसे पहला वाला ओ है, उसकी पोजीशन क्या है ये वो बता रहा है। आप देखिए पी 0 पे है, वाई 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पर है, तो ये कहां हुआ 4, इसलिए आंसर 4 आ रहा है। यानी ओ कितने भी हों, जो सबसे पहला ओ है उसकी जो पोजीशन है फाइंड फंक्शन वो बता रहा है। अगर हमें यह पता करना है इस लिस्ट में जितने भी ओ हैं उनमें जो लास्ट ओ है वो कौन सी पोजीशन पर है, तो उसके लिए आप यहां पे फंक्शन यूज करेंगे आर फाइंड। आर फाइंड फंक्शन का यूज करा जा सकता है लास्ट वाले ओ की पोजीशन फाइंड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 26 आ रहा है, आप जीरो से काउंट कीजिएगा धीरे 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 धीरे। तो ये जो ओ है लास्ट वाला, ये डी से पहले वाला, इसकी पोजीशन आप काउंट करेंगे तो 26 ही आपको मिलेगी। अच्छा, अभी हमने ओ को, जो बहुत सारे ओ है उनमें स्टार्टिंग ओ ढूंढना सीखा यूजिंग फाइंड फंक्शन, लास्ट वाला ओ ढूंढना सीखा यूजिंग आर फाइंड फंक्शन। अगर हमें टोटल ओ देखने हैं कि इसमें कितने हैं, तो हम यहां पे फंक्शन यूज करेंगे काउंट। काउंट में अगर हम जीरो ओ डाल रहे हैं, सॉरी, तो ये बता रहा है 4, तो इसके अंदर टोटल 4 ओ है, 1 2 3 4। तो काउंट फंक्शन का यूज करके ओ या कोई और शब्द इसमें कितनी बार आ रहा है उसको हम ढूंढ सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए हम यहां पे एक सेंटेंस चेंज कर देते हैं और यहां लिख देते हैं डेवलपर। ठीक है, अब हम यहां पर एक फंक्शन यूज करेंगे जिस फंक्शन का नाम है कैपिटलाइज फंक्शन। कैपिटलाइज लिखेंगे। ये सारे फंक्शन आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होंगे, इसलिए इसको आप ढंग से सीखिएगा। और फिर चलाया तो देखिए कैपिटलाइज फंक्शन से क्या हुआ कि जो नाम है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो गया, यानी ए के अंदर जो डेवलपर था उसका जो डी है पहला लेटर वो कैपिटलाइज फंक्शन से कैपिटल हो गया। अगर मान लीजिए मैं डेवलपर शब्द जो यहां लिखता हूं सारा बड़े में लिख देता हूं। अब मैं चाहता हूं जब मैं आंसर को कैपिटलाइज से चेक करूं, तो आपको तो पता ही है कैपिटलाइज तो अपना काम करेगा, उसको तो बड़ा मिल रहा है तो बड़ा ही रखेगा उसको। छोटा अगर होता मान लीजिए डी, अब चलाइए तो उसने डी को कैपिटल कर दिया। तो कैपिटल, ध्यान दीजिएगा इस आउटपुट में कैपिटलाइज फंक्शन का जब हमने यूज किया, चाहे हमने सारा बड़े में लिखा है, उसने केवल पहला लेटर कैपिटल किया, बाकी सब छोटा करके प्रोड्यूस किया है। ये कैपिटल का मेन मकसद है, तभी आपको ये दिखाया है। अगर मैंने यहाँ पे सारा कैपिटल लिखा, दोबारा देख लीजिए, सारा कैपिटल लिखा और अब चलाया, तब आप देखिए यहाँ पे डी कैपिटल है, बाकी सारे छोटे हैं। कायदे से मैंने यहाँ बड़े लिखे थे, लेकिन मुझे कैपिटलाइज फंक्शन ने पहला लेटर बड़ा और बाकी छोटे करके दिए हैं। कई लोग सोचते हैं पहला ही बड़ा बाकी जैसे है वैसे ही, नहीं, ऐसा नहीं है। पहला बड़ा बाकी सब छोटे करेगा। अगर आपको लगता है कि जो आपने ए में सेंटेंस डाला है वो सारा आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, स्मॉल लेटर्स में, तो आप यहाँ पे लोअर फंक्शन यूज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल लिखा था तो सारा का सारा स्मॉल में आ गया है। तो लोअर फंक्शन से जो कैपिटल में लिखा है उसको स्मॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डेवलपर बड़े में लिखा है, अब इसको चेंज करके स्मॉल में लिख देता हूं और अब इसको यहाँ पे चेंज करके अपर लिख देता हूं, तो अब जो आंसर आएगा उसमें जो डेवलपर शब्द है वो कैपिटल लेटर्स में आ रहा है। मान लीजिए अब
एक और फंक्शन सिखाने के लिए मैं लिखता हूं इफ अ कंप्यूटर अकेडमी। ठीक है, हमने एक सेंटेंस बना दिया इसके अंदर, और अब अगर मैं ये चलाता हूं तो देखिए सारे शब्द इस सेंटेंस के कैपिटल में आ रहे हैं अपर फंक्शन से। अगर मैं अपर की जगह पर यहां पे केस यूज करता हूं टाइटल केस, तो टाइटल क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में जितने भी शब्द हैं, डेवलपर्स हो, इज हो, ए हो, कंप्यूटर हो, एकेडमी हो, सबका पहला लेटर वो कैपिटल कर रहा है, सबका पहला लेटर कैपिटल कर रहा है, बाकी सब स्मॉल है। तो टाइटल का ये काम होता है। अब मान लीजिए मैंने यहां पर डेवलपर्स का डीईवी कैपिटल कर दिया, लेटर से कंप्यूटर में इसको PUTER ऐसे कर दिया, अकेडमिक में कुछ शब्द मतलब अपने अंदाजे से बड़े कर दिए और कुछ शब्द छोटे कर दिए, यानी कुछ कैपिटल लेटर्स में है और कुछ छोटे लेटर्स में है। अब मैं इसको चलाता हूं, आप देखिए फिर भी वैसा ही है कि जब मैंने डाला कैसा भी हो, टाइटल ने अपना ही काम किया है, पहला लेटर बड़ा हर शब्द का, बाकी सब छोटे, पहला बड़ा बाकी छोटे, पहला बड़ा। ये गौर से समझने की जरूरत है, तभी आपको दो दो तीन तीन तरीकों से इसको वेरी करके दिखाया जा रहा है। सारे एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह नोट करें, अपने दिमाग में बिठाएं, ताकि आप कल को प्रोग्रामिंग में इनको यूज कर सकें। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक केस यूज करें, फंक्शन अलग यूज करें, और उसको कहते हैं स्वैप केस। स्वैप केस क्या करेगा, जहां पे हमने बड़े में लिखा है उनको छोटे में कर देगा, जहां पे छोटे में लिखा है उनको बड़े में कर देगा। छोटे को बड़े में, बड़ों को छोटे में कन्वर्ट करने का काम किस फंक्शन का है, स्वैप केस फंक्शन का है। स्वैप केस फंक्शन का काम यही है। अब लेटर से इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं। लेटर से मैं लिख दिया अमित इज अ बॉय। ठीक है, अब मैंने सारे स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, तो इसमें सारे कैपिटल कर दिए, क्योंकि इसका काम क्या है, छोटे को बड़ा करना, बड़े को छोटा करना। बड़ा इसमें है नहीं तो वो छोटा कर ही नहीं पाया, तो छोटों को बड़ा तो करना ही था, तो वो तो उसने कर ही दिया। अब अगर मान लीजिए मैं इसी जो आपको एग्जांपल समझाता हूं, इसमें एक शब्द का यूज करता हूं एक और फंक्शन सिखाने के लिए, रिप्लेस फंक्शन। मैं कहता हूं कि जहां पे इज है, हाँ सॉरी, जहां पे लेटर से हमने लिखा है बॉय, वहां पर एक शब्द आ जाए दूसरा गर्ल, इस तरीके से रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस फंक्शन का जब हमने यूज किया, तो जहां पे BOY शब्द लिखा था, एक सेंटेंस में किसी भी एक वर्ड को उसने वहां पे बदल के नया कर दिया, जो हमने रिप्लेस फंक्शन में दिया था। तो हमने कहा हमें रिप्लेस करना है ए के अंदर जहां पे भी बॉय हो उसको गर्ल से, तो रिप्लेस फंक्शन ने अपना काम करके उसको रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे बॉय ऐसे लिखा है और यहाँ पे भी बॉय ऐसे लिखा है, तीन चार बार कोई शब्द रिपीट हो रहा हो किस सेंटेंस में, तो उसने क्या किया, हर जगह पर उस उतनी अकरेंस को उसी शब्द की बार बार रिप्लेस कर दिया। यानी बॉय एक बार आ रहा हो, 10 बार आ रहा हो, 3 बार आ रहा हो या 2 बार आ रहा हो, हर जगह पे ही वो सेम चेंज कर देगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता 1 और इसको चलाता कॉमा करके, तो क्या हुआ, इसने देखो क्या किया, रिप्लेस फंक्शन ने इस चीज को, ये जो शब्द मैंने कॉमा करके 1 डाला है, इसको उसके साथ भी कॉन्कैटिनेट करके प्रोड्यूस कर दिया। तो प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, कॉन्कैटिनेट करके प्रोड्यूस करना। अब इसी 1 को मैं यहां ना लिख के अगर फंक्शन के अंदर लिख दूं कॉमा 1 और अब चलाऊं, तो आप देखिए इसके अंदर जो बॉय 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 शब्द था वो कितनी बार आ रहा था, 3 बार, 1 2 3, लेकिन रिप्लेसमेंट गर्ल की कितनी जगह हुई है, एक ही जगह पे हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करके कर दूं 2, अब आप चेक कीजिए, तो गर्ल कितनी, वाई की अकरेंस कितनी भी हो, लेकिन 2 जगह, स्टार्टिंग की 2 जगह ही चेंज करेगा ये। समझ रहे आ रहा है ना आपको। अगर हम कुछ नहीं लिखते, दोबारा देखिए, तो इसमें बॉय तीन, यहाँ एक बार स्टार्टिंग में भी लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, इस तरीके से। अब देखिए बॉय कितनी जगह आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें चारों जगह जहां जहां बॉय शब्द था वहां गर्ल शब्द कर दिया। अगर मैं अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही कॉमा करके लिख दूं 1 और इसको चलाऊं, तो अब देखिए जो पहला शब्द है बॉय, उसी की जगह पर गर्ल हुआ, बाकी बॉय 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 वैसे के वैसे ही है। यानी पहली अकरेंस, जो फर्स्ट अकरेंस थी बॉय की, उसी को चेंज किया है। अगर मैं कॉमा करके 2 करके चलाऊं, तो इसने क्या किया, जो शुरू के 2 जगह पे बॉय मिला वहां पर गर्ल कर दिया, बाकी सब सेम है। अब अगर मैं 3 करके चलाऊं, तो 3 जगह चेंज कर देगा, और अगर आप ये हटा के चलाएंगे तो हर जगह चेंज कर देगा। तो कितना अच्छा यूज था इसका। तो चलिए अब हम आपको सिखाएंगे स्ट्रिप फंक्शंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने एक वेरिएबल ए ले लिया है
और इसके स्टार्टिंग में 1 2 3 4 स्पेस डाल दिए हैं और एक नाम डाल के इसके लास्ट में भी कुछ स्पेसिस डाल देते हैं। 1 2 3 4 स्पेस डाल दिए। अब हमने एक बी वेरिएबल ले लिया है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन मार्क टाइप डाल देते हैं अलग से। अब हम प्रिंट करते हैं स्क्रीन पर a कॉमा बी। अब देखिए जब हम इसको चलाते हैं तो जब आंसर आ रहा है तो ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। ये जो स्टार्टिंग में स्पेस हमने डाले थे ये भी आ रहे हैं, अमित भी आ रहा है और बाद में जो स्पेस डाले हैं वो भी आ रहे हैं और उसके बाद ये नाम जो बी है जिसमें क्वेश्चन मार्क डाले थे वो आ रहा है। तो यहाँ स्टार्टिंग में अमित के और लास्ट में बीच में हमें वो नजर आ रहे हैं स्पेस। अगर हम चाहते हैं कि ये जो आंसर आ रहा है इसमें शुरू के स्पेस हट जाएं और फिर स्ट्रिंग डिस्प्ले हो तो ए के साथ आप एलट्रिप फंक्शन यूज करें। अब अगर हम एलट्रिप लग के चलाते हैं तो वो लेफ्ट साइड के जो स्पेस है देखिए यहाँ पर अब वो नहीं है, यहाँ पर यानी कट गए हैं, हट गए हैं और बाकी राइट के तो है ही और स्पेस आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भाई लेफ्ट के रहें लेकिन राइट के फ्लिप हो जाए तो अब देखिए लेफ्ट के है और राइट के फ्लिप हो गए हैं और उसके बाद जो मार्जिन इतना सारा था वो कट के कुछ नहीं बचा, ये कॉन्कैटिनेट होकर नजर आ रहा है, मतलब स्पेस हट गया राइट का। अगर आप चाहते हैं कि भाई दोनों तरफ के हट के आए तो फ्लिप फंक्शन लगाएं। तो फ्लिप फंक्शन में यहाँ पर आप देखिए ना लेफ्ट में स्पेस है ना राइट में स्पेस है, पहली स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होकर नजर आ रही है। अगर आपने हमारे इस स्ट्रिंग फंक्शंस के वीडियो को पसंद किया है तो थम्स अप देना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।